ओके, यहाँ पे यहाँ से जो x आएगा उसका पावर अगर 1 या 2 आता है तो यूजफुल है, अदरवाइज ये यूजफुल नहीं होगा। तो हम लोग हायर पावर को भी डिस्कस करेंगे। तो हायर पावर का केस कैसे डिस्कस हैंडल किया जाएगा, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। ओके, ठीक है। तो हम लोग पहले कुछ एक दो बेसिक केसेस लिखते हैं, उसके बाद फिर जब पोटेंशियल एनर्जी में हायर पावर ऑफ x आ जाएगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे वो हम बताएंगे अभी आपको। ओके, तो अभी हम ऐसे केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे ये जो है ना x और px का पावर 1 या 2 आएगा। ओके, देखो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है ना, इसको अगर आप पढ़ लोगे ना तो एग्जाम के क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं। ओके, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। ओके, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो। ओके, मतलब डिफिकल्ट तो उनको ही लगेगा ना जो जिसने पढ़ा नहीं है। ओके, तो जिस तरह से मतलब देखो जनरली बुक्स में ऐसा नहीं, जिस तरह से हम आपको बताएंगे वैसा बुक्स में आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। दिस इज एक्चुअली आई हैव डेवलप्ड ओवर द इयर्स। ओके, मतलब एक प्रैक्टिस से आप कह सकते हो, लगभग 8-9 ईयर्स से हम इसको पढ़ा रहे थे। तो क्या होता था, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया स्टूडेंट को, हमने फील किया कि स्टूडेंट को कम समझ में आ रहा है तो हमने अपने पढ़ाने का तरीके को चेंज कर दिया। ओके, तो फिर हमने देखा कि इस तरह से पढ़ाए तो मतलब फिर भी समझ में आया, थोड़ा कम आया, तो फिर लास्ट में उसको हम और शॉर्ट करते गए, कंसाइज करते गए। तो अब जो हम बताते हैं ना वो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ओके, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं इसका। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी समझ में आ गया। एनर्जी हमने लिख दिया ना, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। ओके, तो देखो जब कोई इक्वेशन लिखा जाता है ना, आप ये नोटिस करो कि जैसे हम बात करते हैं कि हम एक्स और वाई में इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे वाई इक्वल टू, जैसे आप भी लिख रहे थे हम 2x+3 ऐसे लिख दिए। तो आप वाई और एक्स में इक्वेशन लिखना चाहते हो तो वाई एक वेरिएबल होता है और एक्स एक वेरिएबल होता है, और कोई अनदर वेरिएबल फिर इक्वेशन में नहीं होता है। ओके, अनदर टर्म्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी लिख रहे हैं ना, तो हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और पी एक्स है, तो कोई थर्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए इक्वेशन में। तो अगर एनर्जी नॉन डिसिपेटिव सिस्टम हो जाएगा ना तो ये एनर्जी वेरिएबल हो जाएगा। ओके, तो फिर एक ही इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। ओके, एक्स इज वेरिएबल, पी एक्स इज वेरिएबल एंड एनर्जी इज ऑल्सो वेरिएबल। ओके, तो फिर वो इक्वेशन कहा ही नहीं जाएगा। ओके, दैट विल नॉट बी एन इक्वेशन। इज दैट ओके? वो फिर क्योंकि इक्वेशन का पैटर्न ही बोला जाएगा कि चेंज होता जाएगा। ओके, क्योंकि आप ऐसे सोचो यहाँ पे, जैसे इसको हम भी कांस्टेंट कह रहे हैं तो उसी तरह से 3 एक कांस्टेंट है। ओके, तो अगर हम एक बार यहाँ पे 3 लिखते हैं और एक बार फिर कुछ देर के बाद 5 लिख देते हैं तो आप क्या कहोगे, 3 से 5 हो गया तो ये इक्वेशन ही चेंज हो गया ना। एक मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेगा। एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट 5 हो रहा है तो दूसरे का 3 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए अगर एनर्जी चेंज होने लगेगा ना तो हम बोलेंगे इक्वेशन ही चेंज होता जा रहा है। ओके, तो बहुत सारे फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी बन जाएगा। ओके, जैसे फिर से हम देखो बता रहे हैं, जैसे 2x+3 लिखा हुआ है और फिर एक बार लिख दिया y इक्वल टू 2x+5। ओके, तो ऐसा बनेगा ना कि एक बार ग्राफ मान लो ये बना तो एक बार ये बन जाएगा। ऑलराइट, तो दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो उसी तरह से एनर्जी जब चेंज होता है ना तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाता है। ओके, तो फिर एक एनर्जी के लिए वन फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, अनदर एनर्जी के लिए अनदर फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी हो जाता है। ओके, तो जब डिसिपेटिव सिस्टम का केस आता है ना तो ये वेरिएबल होने की वजह से बहुत सारे इक्वेशंस बन जाते हैं, आप ये कह सकते हो। तो फिर बहुत सारे फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी बनते हैं अलग अलग। ओके, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी देखो जस्ट एक दो जो सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो एग्जांपल्स। ओके, लेट मी राइट एक्चुअली इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ओके, इंपॉर्टेंट ये ना कि इसलिए कि जो आपको बताया जा रहा है हो सकता है वही भी आ जाएगा एग्जाम में। ओके, सो नाउ हियर फर्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना वो इस तरह से लिखा जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब या तो ये लिखते हैं या ये लिखते हैं। ओके, एक्चुअल में आप सभी जानते होंगे कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर के बाई एम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना स्क्वायर करके, तो के इक्वल टू आ जाता है एम इंटू ओमेगा स्क्वायर।
ओके तो यहाँ पे k की जगह वही m ओमेगा स्क्वायर लिख दिया गया. दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फोर्स कांस्टेंट बाय मास अंडर रूट. ऑलराइट. सो तो ये पोटेंशियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जब भी किसी सिस्टम में हो रहा है, चाहे वो कैसा भी सिस्टम हो. ओके रिमेंबर, एनी टाइप ऑफ सिस्टम, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो या एटॉमिक सिस्टम हो या सॉलिड में इनसाइड ए बैंड अगर इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है ना. ऑसिलेशन चाहे कहीं पे भी हो रहा हो. ओके आप अगर एसएचएम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आप इतना लिख सकते हो. ओके ये क्लासिकल में भी यूज होता है, क्वांटम में भी यूज होता है, सॉलिड स्टेट में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है ये. ओके एटॉमिक फिजिक्स में भी ये यूज हो जाएगा. ओके ठीक है. तो क्या कहते हैं, ये बेसिक है, आप ध्यान रखेंगे. पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर एनी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ओमेगा को इस तरह से लिखते हैं. ठीक है. कभी कभी जैसे टू पार्टिकल्स अगर ऑसिलेट कर रहे होंगे तो वहां पे फिर एम की जगह पे रिड्यूस मास लिख देते हैं. ओके ये वेरिएशन आ. ठीक है. सो नाउ हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल राइट एनर्जी इज इक्वल टू px square by 2m plus, okay, this, just a minute. ओके तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ऑलराइट. तो अब देखो यहाँ पे x का पावर भी 2 है, px का पावर भी 2 है, और बीच में प्लस साइन है. ओके तो ये एक्चुअली एलिप्स का इक्वेशन बनेगा. अभी हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं कैसे एलिप्स बनेगा. ओके तो आप क्या करो, इसको e से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा px स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2me. e से डिवाइड किया हमने, ये 1 यहाँ 2me हो जाएगा, प्लस यहाँ अपॉन t. ठीक है. इसको भी हो गया, ये एम ओमेगा स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ था ना, इसको यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं एम ओमेगा स्क्वायर. ओके अब इतना लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इस पर रूट लगा देते हैं और फिर होल स्क्वायर भी कर देते हैं. ऑलराइट. तो फिर रूट हट जाएगा, इसमें भी रूट लगा देते हैं और होल स्क्वायर भी कर देते हैं. ऑलराइट. तो देखो अब ये इक्वेशन इससे मैच कर रहा है ना, जैसे हम लोग इलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ओके इक्वल टू 1. ओके तो उसी से मैच कर रहा है. देखो एक्स स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर मेजर है, सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, और ये सेमी माइनर एक्सिस. ओके तो ये आ गया और ये आ गया, सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस. ओके और ये एग्जैक्टली इस फॉर्म से मैच कर रहा है. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स. ओके तो वही हम कह रहे थे कि जब फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी में कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का पावर 1 या 2 होगा ना, तो हम देख करके ही बता देंगे फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का शेप कैसा होगा. ओके तो इसलिए आप बोलोगे फेज स्पेस, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का ग्राफ है, तो आप उसी ग्राफ को हम लोग फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी कहते हैं. हमने बताया ना कोऑर्डिनेट और मोमेंटम के बीच में जो ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी. ओके तो कोऑर्डिनेट और मोमेंटम में जो इक्वेशन बन रहा है, ओके इसको बोला जाएगा फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है, और ये एलिप्स से मैच कर रहा है. ओके सो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी इज एलिप्स. ठीक है. तो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी यहाँ पे एलिप्स है. ओके तो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, ओके ड्रॉ करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसे एलिप्स बना दो. ठीक है थोड़ा अच्छा बना लोगे आप लोग. ठीक है हमने जल्दी में बना दिया. ठीक है तो ये इस साइड हमारा x हो गया और इस साइड हो गया px. ओके अब आप देखो हम एक अनदर पॉइंट बना रहे हैं. जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एलिप्स भी बना हुआ है और 2 एलिप्स बने हुए हैं, और एक में एरो क्लॉकवाइज दिया हुआ है और एक में एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है. ठीक है जैसे मान लो आप ये पढ़ के चले गए कि फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एलिप्स. ओके लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और एक दूसरा एग्जैक्टली सेम, बस इसमें एरो ऐसे बना हुआ है, तो बोलोगे आप क्लॉकवाइज, और एक एरो ऐसे बना हुआ है. ठीक है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, गेट एग्जाम में पूछा गया है, एरो सिर्फ चेंज, ग्राफ एग्जैक्टली सेम दिया गया बट एरो को चेंज कर दिया गया. ओके तो इन दोनों में से कौन सा एरो होगा वो भी हमें समझना जरूरी है. ओके तो देखो वही हम बता रहे हैं यहाँ पे. देखो इस पॉइंट पे एरो के बारे में हम आपको बता रहे हैं. एट दिस पॉइंट आप, ये ओरिजिन है, इसके अबव मोमेंटम को पॉजिटिव बोला जाएगा और इसके अबव, इसके बिलो मोमेंटम को नेगेटिव बोला जाएगा. तो आप बोलोगे यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है. ओके अब किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम पॉजिटिव कब बोला जाएगा और नेगेटिव कब बोला जाएगा? वन डायमेंशनल पार्टिकल है, आप ये थिंक करो. ओके तो देखो जैसे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हो ना, जैसे ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, तो आप कहोगे पार्टिकल अगर इस साइड जा रहा है तो उसमें मोमेंटम को हम पॉजिटिव कहेंगे, और अगर जैसे ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, पार्टिकल अगर इस साइड जा रहा है, ओके तो हम मोमेंटम को नेगेटिव कहेंगे. यही होगा ना. तो अगर आप पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है देन मोमेंटम इज पॉजिटिव. ओके तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे आप देखो कि
पार्टिकल का मोमेंटम पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल की टेंडेंसी पॉजिटिव एक्स की तरफ जाने की होगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो एरो आएगा ना वो पॉजिटिव एक्स इधर पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव एक्स की तरफ होगी। ओके, यहाँ पे आप देखो पार्टिकल का मोमेंटम नेगेटिव है, तो पार्टिकल की टेंडेंसी माइनस एक्स की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे एरो जो माइनस। ओके, तो हमेशा ध्यान रखें व्हेन मोमेंटम इज पॉजिटिव विल टेंड टुवर्ड्स प्लस एक्स, एंड व्हेन मोमेंटम इज नेगेटिव एरोज विल टेंड टुवर्ड्स minus x, because arrows will tell about the मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, कि जब मोमेंटम पॉजिटिव है तो पार्टिकल प्लस एक्स की तरफ जा रहा है या माइनस एक्स, तो मोमेंटम जब पॉजिटिव होगा ना तो पार्टिकल विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स प्लस एक्स। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट आप जरूर नोट कर लोगे, इफ p इज पॉजिटिव, ओके, एरो देयर, मतलब उस लोकेशन पे एरो देयर विल टेंड टूवर्ड्स प्लस एक्स। ओके, ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे एक बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखो कैसे पूछा गया क्वेश्चन, आपको असाइनमेंट हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना, इस पे आप लोग देख लोगे। क्वेश्चन देखो इस तरह से था गेट एग्जाम में, जैसे एक एरो ऐसे ये इस तरह से फेज पे ट्रेजेक्ट्री बना हुआ था, ऐसा 4 ऑप्शन में एग्जैक्टली यही फिगर बना हुआ था। ओके, बस एरो का फर्क दिया हुआ था सभी में। ओके, तो आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट, यहाँ पे एरो बना हुआ था, यहाँ पे एरो बना हुआ था। ओके, तो अब एरो हमें यहाँ पे बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। ओके, देखो ये हमारा मोमेंटम का ग्राफ है और ये हमारा कोऑर्डिनेट, उसमें कोऑर्डिनेट को क्यू लिखा हुआ था। ओके, कोऑर्डिनेट क्यू लिखा हुआ था। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, अगर बात देखो इस पॉइंट के एक्सिस ये आ रहा है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है। ओके, तो मोमेंटम का जो वैल्यू इस पॉइंट पे है, आप ऐसे भी कह सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहाँ मोमेंटम पॉजिटिव है। ओके, तो मोमेंटम पॉजिटिव है तो पार्टिकल की टेंडेंसी प्लस एक्स की तरफ जाने की होगी। ओके, तो जैसे ये मान लो एक्स है, ठीक है ना, तो अगर हम देखो यहाँ पे एरो ऐसे बनाते हैं ना, जैसे हम रॉन्ग बना करके पहले दिखा रहे हैं, अगर एरो हम इधर बनाते हैं ऐसे, ओके, इस पॉइंट पे ऐसे, तो इसका मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है। ओके, तो ये माइनस एक्स की तरफ टेंडेंसी हो गई तो वो रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम पॉजिटिव है तो उसकी टेंडेंसी प्लस एक्स की तरफ जाने की होगी। तो इसमें जो है ना, ये आप फिगर बना लोगे। ओके, ये जो हम स्टेटमेंट लिखे ना उसी के बाद ये बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमें एरो बनाना है तो हमें एरो ऐसे बनाना होगा, इधर, मतलब प्लस एक्स की तरफ टेंड करेगा। ओके, फिर इसमें भी एरो इधर ही बनाएंगे। एक बंच ऑफ लाइन पे जानते हो, जैसे मान लो ऐसे कुछ फेस पे स्ट्रेट की लाइन बने हुए, तो एक पे एरो अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर बिना सोचे हुए आप सभी में एरो ऐसे बना दोगे। ओके, एक बंच ऑफ लाइन पे हमेशा एरो सेम डायरेक्शन में होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे एरो ऐसे बन जाएगा, बनेगा। ओके, ऐसा इसलिए बन रहा है पे मोमेंटम पॉजिटिव है तो टेंडेंसी एक्स की तरफ लिखा गया। इफ मोमेंटम इज पॉजिटिव एरो देयर, इसको THERE देयर लिख लो, एरो देयर विल टेंड टुवर्ड्स प्लस एक्स। ओके, प्लस एक्स की तरफ टेंडेंसी होगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मोमेंटम का ये नेगेटिव एक्सिस है ना यहाँ पे, तो एरो विल टेंड टुवर्ड्स माइनस एक्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे भी देखो कि मोमेंटम नेगेटिव है तो एरो इधर टेंड करेगा ऐसे। ओके, ये ऐसे आगे बढ़ाएंगे ना इस एरो को तो माइनस एक्स की तरफ एक्सटेंड होगा। ओके, और यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम नेगेटिव है तो यहाँ पे भी ऐसे, और ऐसे भी आप समझ लो कि एक ग्राफ में बस एक जगह पे भी आप एरो बना दिए ना तो फिर उसमें हर जगह पे एरो उसी सेंस में होगा। जैसे यहाँ पे आपको पता चल गया कि मोमेंटम नेगेटिव है तो उसी सेंस में आगे बढ़ेगा ये। ओके, तो अब दूसरे पॉइंट्स पे भी एरो उसी सेंस में होता है। ओके, इस तरह से एरो बनेगा। ओके, अब यहाँ पे एरो इधर बना दिया ना तो हर जगह पे एरो उसी डायरेक्शन में टेंड कर रहा होगा। ओके, यहाँ पे इधर बन गया तो इसमें ऐसा होगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव है ना तो एरो की टेंडेंसी इधर राइट साइड जाने की है। ओके, यहाँ पे भी ऐसे राइट साइड, मतलब हम आपको बता रहे हैं ना कि एक बंच ऑफ लाइन बना हुआ है ना, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन बंच पे उसी डायरेक्शन में होता है एरो। ओके, आ जाएगा क्योंकि इसका मतलब तो टेंडेंसी ऐसे प्लस एक्स की तरफ है। ओके, अगर हम इधर बना देते ना, ऐसे बना देंगे ना, तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा कि टेंडेंसी माइनस एक्स की तरफ हो रही है। ओके, तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखोगे, इफ मोमेंटम इज पॉजिटिव एरो देयर विल टेंड टुवर्ड्स प्लस एक्स। ओके, उसी का रिवर्स लिख दोगे, मोमेंटम इज नेगेटिव देन एरो विल टेंड टुवर्ड्स माइनस एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो गेट एग्जाम में पूछा गया था। एग्जैक्ट हम देखो बोल रहे हैं कि 4 ग्राफ्स दिए हुए थे, सिर्फ और सिर्फ एरो का डिफरेंस था। ओके, तो बस एरो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना कि मोमेंटम पॉजिटिव होगा, एरो जैसे यहाँ मोमेंटम पॉजिटिव है एरो विल टेंड टुवर्ड्स प्लस एक्स। ओके, तो फिर उसी सेंस में हर जगह पे ऐसे बना दोगे। एक जगह पे आपने एरो बना दिया ना एक कर पे, तो उसी सेंस में हर जगह बन जाता है। ओके, यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया तो फिर हर जगह पे ऐसे बनेगा। ओके, सो दिस इज एरो।
तो जनरली आप देखोगे कि फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी में जो एरो बनते हैं ना वो क्लॉकवाइज बनते हैं। ओके, जैसे क्लॉकवाइज क्लोज हुआ तो क्लॉकवाइज। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर कभी भी कोई ऑसिलेटरी सिस्टम है, ओके, इफ देयर इज ऑसिलेटरी सिस्टम, ऑसिलेशन हो रहा है, ओके, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोला गया है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ओके, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो या ऑसिलेटर बोल सकते हो, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसका फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी एलिप्स होगा। ओके, सो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी इज एलिप्स फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑलराइट, अब देखो इस पे, इससे रिलेट कर क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो देखो जैसे हम इस डिस्टेंस को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और इसको बोला जा सकता है दिस इज माइनर एक्सिस। तो जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे देखो सेमी मेजर एक्स एलिप्स का इक्वेशन लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे रूट अंडर 2e बाई एम है, यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 2e बाई एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हाइट होगी। ओके, दिस इज एक्चुअली स्क्वायर की जगह पे देखो ये आ रहा है रूट अंडर 2me। ओके, ये ठीक है ना, ए अंदर वाले टर्म को ए बोलेंगे, तो ये मेजर एक्सिस हो गया और ये माइनर एक्सिस हो गया 2me। ओके, रूट अंडर 2me। तो अगर हम एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी फॉर, ठीक है, एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी फॉर एलिप्स अगर हम लिखते हैं, ओके, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी फॉर, ऐसे लिख दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। तो एरिया यहां से निकालेंगे, देखो ए, इसको एपी लिख देते हैं, एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। इज दैट ओके? तो यहां से आप देखो ये एरिया, ये एलिप्स है ना, तो एलिप्स का एरिया ऐसे लिखते हैं ना, पाई ए इंटू बी लिखा जाता है एलिप्स। ओके, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एलिप्स बना हुआ है तो उसका एरिया लिखते हैं, तो पाई रूट 2 और डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर, और बी की जगह पे आप लिखोगे इन प्लेस ऑफ बी दिस इज रूट अंडर 2me। ऑलराइट, now you see m and m will cancel out। okay, so area of phase space trajectory जो area of ellipse है यहाँ पे, okay, this is basically area of ellipse। so this is pi, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर आ जाएगा और एक e बाहर होगा और डिवाइडेड बाय ओमेगा। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। ओके, तो देखो इस पे आपको यू वोंट बिलीव, ओके, इस एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी से क्वेश्चन एक बार आईआईटी जेई में पूछ दिया गया था। ओके, ये एरिया और एनर्जी के रिले पे कुछ डिपेंडेंस पूछा गया था कि एनर्जी को डबल कर देंगे तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, इस तरह से। तो देखो जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में पूछा, सिंपल ऑसिलेटर से आप देखें कई बार आ चुका है एग्जाम में। ओके, नेट में भी गेट में भी, तो अब थोड़ा चेंजेस करके ऐसा पूछा जा सकता है कि दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ओके, दोनों का मास वगैरह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का एरिया का कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि आईआईटी जेई में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ठीक है, तो दिस इज अबाउट हमारा कौन सा सिस्टम, ये फर्स्ट सिस्टम था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑलराइट, ठीक है, तो देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में यहाँ पे x का पावर कितना था पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, पावर ऑफ x वाज, अब देख रहे हो यहाँ पे 2 था पावर। ओके, तो एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे सपोज करो हम एक दूसरा सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, ओके, जिसमें x का पावर n हो जाता है। ओके, पावर ऑफ x इज n। ओके, तो ऐसे केसेस, ओके, केसेस में फिर या एनर्जी पे कैसे डिपेंड करेगा, हाउ डिपेंड ऑन एनर्जी। इज दैट ओके? तो हम देखो ये एक जनरल केस बता दे रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम बताएंगे आपको पहले, या तो हम लोग जब डिटेल क्लास डिस्कस करेंगे ना तो उसमें एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, क्योंकि ये जानते हो नेट एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम एनर्जी को डबल कर देंगे तो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा। दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम। ओके, तो कई लोग उसको सोच रहे थे कि वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बट दैट इज नॉट ट्रू। ओके, दैट वाज एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, देखो अगर कभी ऐसा हो गया, इफ v ऑफ x इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n दे दिया, ठीक है ना, n टू द पावर n, तो उस केस में आप एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी निकालो, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर प्लस 1 with this। okay,
ये आप रिलेशन जरूर याद रखेंगे, ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होता है। ओके, डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन पढ़ोगे या फिर आप बोर समरफेल्ड क्वांटाइजेशन पढ़ोगे तो वहां पे भी एनर्जी और क्वांटम नंबर का जो रिलेशन आता है ना, वो यही रिलेशन होता है, बस यहाँ पे एक ही जगह पे क्वांटम नंबर आ जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इज दैट ओके? एन आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये यहाँ पे फिर उसको आर लिख देते हैं, मतलब एन यहाँ भी और यहाँ भी एन थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना। ओके, तो उसमें ध्यान रखेंगे, इसमें बस सिंबल चेंज कर देते हैं, बट दिस रिलेशन होल्ड्स इन क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो। ओके, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप जानते हो तो क्वांटम का एक्सप्लेनेशन आपको पता तो हम डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल क्लास कैसे ये मार के हमने। ओके, इफ v इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, तो यहाँ पे एनर्जी का सॉरी एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का एनर्जी पे डिपेंडेंस इस तरह से आता है। ओके, देखो यहाँ पे x का पावर कितना था 2, तो मतलब n की जगह हम 2 लिखेंगे ना, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सॉरी एरिया ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री प्रोपोर्शनल टू एनर्जी पावर 1 आ जा रहा है। ऑलराइट, तो ये जनरल रिलेशन है, कहाँ से आता है ये? ओके, दैट वी कैन डिस्कस। ऑलराइट, तो अभी हम वो डिस्कशन इसका पेंडिंग रहेगा। ओके, विल डिस्कस दिस इन डिटेल लेक्चर्स। अभी हम कुछ एक दो सिस्टम और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, और फिर हम ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिसमें आप इक्वेशन में एक्स का या मोमेंटम का पावर मोर देन 3 आ जाएगा, सॉरी मोर देन 2 आ जाएगा। ओके, अदर देन 1 एंड 2 आ जाएगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी? ओके, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस बार जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का, वो नेट एग्जाम का सबसे इजी क्वेश्चन था। मतलब इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना, उसमें सबसे इजी क्वेश्चन वही था, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का। ओके, मतलब दैट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट, सो नाउ लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेरी। ओके, आप लोग कुछ कमेंट। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं कि एरो को रिपीट कर दीजिए। एरो देखो, हम ये कह रहे थे ना कि मोमेंटम 1D सिस्टम में आप पॉजिटिव नेगेटिव कब बोलोगे? ओके, तो मोमेंटम हम बताए ना कि पॉजिटिव तभी होता है जब हम बोलते हैं पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स प्लस एक्स, एंड मोमेंटम विल बी नेगेटिव इफ पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स माइनस। इज दैट ओके? अगर कभी ऐसा होता है ना, कोई भी फेज हुआ है, हम ऐसे बोलते हैं फेज स्पेस, ये मोमेंटम और वर्सेस। ऑलराइट, तो अगर हम इसको फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी कह रहे हैं तो हम बोलेंगे इस पे आप एरो बना के दिखाओ। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे मोमेंटम पॉजिटिव है, तो एरो विल टेंड टुवर्ड्स प्लस एक्स। तो एक जगह पे आपने प्लस एक्स की तरफ बना दिया ना, अब हर जगह पे ऐसा ही होगा, इसी सेंस में होगा। अब ऐसा नहीं कि हाफ में इधर हो गया हाफ में इधर होगा, ऐसा नहीं होगा। एक जगह पे भी यहाँ पे जैसे मोमेंटम पॉजिटिव है, आपने इधर बना दिया, अब पूरे ग्राफ में ऐसे ही होगा। ओके, तो ये ओके, अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, ये हमारा फेस पे ऊपर का पोर्शन ये हो गया, और ये फेस पे स्ट्रक्चर का लोअर पोर्शन। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे मोमेंटम देखो ये 0 है, यहाँ नेगेटिव है, तो एरो विल टेंड लाइक दिस। ओके, दिस विल बी द फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। इज दैट ओके? ठीक है, तो दैट्स द फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, इस तरह से एरो बनाते हैं। ओके, मतलब कभी अगर ऐसा हो गया ना, देखो अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है तो हम ऐसे बता देते हैं, जैसे मान लो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऐसे बना हुआ है, किसी कोई सा भी फेज स्पेस ये बना हुआ है। ओके, ये मोमेंट। ओके, तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो हम पॉजिटिव है और को, तो ये माइनस एक्स की तरफ चला गया ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी मोमेंटम पॉजिटिव है, एरो शुड टेंड टुवर्ड्स प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे एरो ऐसे जाएगा प्लस एक्स की तरफ, मतलब मोमेंटम इज पॉजिटिव, तो एरो की टेंडेंसी आगे जब एक्सटेंड करोगे ना, तो एक्सटेंशन प्लस एक्स की तरफ होना चाहिए। ओके, ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। ओके, तो एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हम दो और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हायर पावर के बारे में हम आपको बता देंगे। ओके, कैसे हैंडल करना है हायर पावर को। ओके, नाउ पार्टिकल मूविंग, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सेकंड सिस्टम हम देखो डिस्कस कर रहे हैं, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ मूविंग कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ ए, ऐसा करो, इसमें क्लैरिटी के लिए हम लिख दे रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स। ओके, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। ओके, और कैसा पार्टिकल है ये? नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब इसकी जो स्पीड है वो मच मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है। ओके,
ठीक है, ये जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ओके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जहां पे पार्टिकल अंडर कांस्टेंट फोर्स मूव कर रहा होता है, ओके। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे एक पेन है, ये पेन को हम ऐसे ड्रॉप करते हैं तो इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी सरफेस फोर्स, ओके। या फिर जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें कोई पार्टिकल को आपने फील्ड हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म है, तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगता है Q इंटू ई, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स ए फोर्स QE ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ओके। तो अगर E यूनिफॉर्म है देन दिस फोर्स विल बी कांस्टेंट, ओके। तो आप कह सकते हो कि दिस पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग ए कांस्टेंट फोर्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया मोशन अंडर कांस्टेंट फोर्स का, ओके। या फिर कोई जैसे मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इस पे कोई ब्लॉक है, दिस सरफेस इज स्मूथ, ओके, और ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ऐसे, ओके। तो आप बोलोगे ये भी तो ग्रेविटी के अंडर ही स्लाइड कर रहा है ना, तो दिस पार्टिकल इज आल्सो मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स, ओके। तो अगर एग्जांपल चाहे कुछ भी हो, ओके, क्वेश्चन में आपको पढ़ने से समझ में आ गया कि पार्टिकल कांस्टेंट फोर्स, उस क्वेश्चन का रहेगा, ओके। सपोज a particle is moving under uniform electric field, या particle is moving in uniform electric field, what is its phase space trajectory, okay। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिकल इज स्लाइडिंग ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज इट्स फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, ओके, दोनों का आंसर सेम होगा, ओके। अच्छा, एक पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि हम लोग जो फिर से हम देखो एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम लोग जो सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो 1D सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 1D सिस्टम का मतलब होता है कि पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, ओके। जैसे ये ऐसे नीचे गिर रहा है, देखो स्ट्रेट पाथ में, ओके। ये इधर जा रहा होगा स्ट्रेट पाथ में, ओके। तो हम पार्टिकल का जो एक्चुअल फिजिकल पाथ है वो तो स्ट्रेट लाइन है, ओके, दैट इज स्ट्रेट लाइन। हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं ना, वो पार्टिकल का पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, दैट इज जस्ट ए ग्राफ, दैट इज अ ग्राफ बिटवीन कोऑर्डिनेट मोमेंटम, ओके। उसका पार्टिकल के पाथ से कोई मतलब नहीं है, ओके। क्योंकि जितना डिस्कस करेंगे ना, सभी में पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ओके, लेकिन सभी का फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री अलग अलग होगा। इज दैट ओके? तो पार्टिकल का पाथ आप ध्यान रखोगे, हम जितने भी केस डिस्कस करेंगे सभी में स्ट्रेट लाइन है, बट ऑल केसेस में फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है, ओके। तो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री एक ग्राफ है बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम, उसका पार्टिकल के पाथ से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन जो है वो पोटेंशियल से है, पोटेंशियल एनर्जी से, ओके। पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन है यहाँ पे, ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ हियर तो हम लोग देखो डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स। फोर्स को हम लोग मान लो ऐसे लिख देते हैं, सम एफ इंटू आई कैप, सपोज करो, क्योंकि एफ को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और आई कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है, आई कैप इज ए कांस्टेंट यूनिट, ऑलराइट। फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन जो है ना, हमने अभी आप फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऐसे लिखे थे ना, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया px स्क्वायर बाय 2m, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिख दिया यहाँ पे बेसिकली v ऑफ x। तो हमें इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पुट करना है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो अब मैकेनिक्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ईएमटी में जब यहाँ पे लिखते हैं ना तो पोटेंशियल होता है, बस मैकेनिक्स में यहाँ पे और क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है यहाँ पे। और पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट लेने से फोर्स मिलता है, अगर इसको हम पोटेंशियल बोलेंगे ना तो फिर पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ओके। तो हम इनटू लिख देंगे, और इसको क्योंकि वन डायमेंशन का केस है ना, तो इसको ऐसे लिख दोगे माइनस डीवी बाई डी एक्स, ओके, dv बाई डी एक्स। तो देखो ये सभी चीजें जो है ना, आपको जो हमारा रेगुलर क्लासेस से स्टार्ट हो गया तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि ये सभी का कहाँ से आता है ये, ओके, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर डिफरेंट केसेस ऑफ फोर्स गिवन होगा तो डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी वगैरह का हम लोग एग्जांपल वगैरह डिस्कस करेंगे, ओके। मतलब जैसे अभी ये कांस्टेंट फोर्स का सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है ना यहाँ पे, ओके। वेरिएबल फोर्स का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dv इज इक्वल टू माइनस, ओके, यहाँ पे ग्रेडियंट में यहाँ पे आई कैप भी आता है ना, ओके, x से डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देंगे तो dv इज इक्वल टू माइनस f इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर तो v इज इक्वल टू यहाँ से माइनस है ना, तो बाहर, और ये x आ गया कांस्टेंट, जैसे इनफिनिट कांस्टेंट लिखा है दैट कांस्टेंट, ओके, फॉर सिंपलिसिटी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया, f इज कांस्टेंट हियर, रिमेंबर। तो अब हम इक्वेशन ऑफ
फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री आपको बता दिया गया, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो देखो px स्क्वायर और डिवाइड बाय 2m। ऑलराइट, px स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस fx। इज दैट ओके? तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री हो गया। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे p का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है और x का पावर 1 है। ओके, तो जब भी ऐसा होता है ना कि एक वेरिएबल का पावर 2 और दूसरे वेरिएबल का पावर 1, तो ये पैराबोला ही बनता है। ओके, दोनों पावर अगर 2 होगा तो फिर एलिप्स और हाइपरबोला का चांस होता है, वो देखना होता है कि साइन सेम है या डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे दोनों का पावर एक 2 है और एक 1 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे फेज स्पेस पैराबोला। ठीक है, पैराबोला है। ओके, तो देखो हमने आपको जैसा कि हम बताया कि हम डेमो के लिए एक ऐसा टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है ना कि आप डेमो भी देख रहे हो ना, तो कुछ आप यू विल लर्न समथिंग। ओके, तो बहुत ही बेसिक हम चाहते तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स F इक्वल टू ma से स्टार्ट कर सकते थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। तो कई लोग सोचते हैं कि वो तो 12th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, 11th क्लास में। ओके, सो दैट्स व्हाई आई चोज ए टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम। ओके, ठीक है, नेट एंड गेट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन जानते हो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स, सो व्हाट इज द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। ये सेंटेंस नहीं होगा। ओके, सेंटेंस जानते हो आपको ऐसा होगा, तो हम बता रहे थे ना कि पार्टिकल इज स्लाइडिंग ऑन ए गेट एग्जाम में देखो, गेट एग्जाम। ओके, a particle is sliding on a smooth inclined plane, what is its phase space trajectory? तो देखो एक्चुअल पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, बट फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री मींस ग्राफ बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम। ओके, वो कैसा होगा? तो आपको बस इतना थिंक करना होगा कि देखो ये मूव नीचे कर रहा है, किसकी वजह से मूव कर रहा है? इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, और नियर अर्थ सरफेस ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स होता है। ओके, तो आप बोलोगे दिस इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन बिकॉज ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। ओके, ये कांस्टेंट फोर्स की वजह से नीचे स्लाइड कर रहा है। सो इट डजंट मैटर व्हाट द सिस्टम इज। ओके, फोर्स इज कांस्टेंट। ओके, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, फेज इज चाहे कुछ केस हो। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहोगे फील्ड यूनिफॉर्म, तो फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। ओके, तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी, बस आपको इतना नोटिस करना होगा कि फोर्स कांस्टेंट है, इट डजंट मैटर व्हाट द सिस्टम इज, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी विल बी पैराबोला। ओके, बट कंडीशन इज दैट पार्टिकल शुड बी नॉन रिलेटिविस्टिक। ओके, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, अब थर्ड केस देखो, इसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे ना, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक्स पैराबोला है। ऑलराइट, तो अगर मान लो कभी आपको डिफिकल्टी हो रही है ना, देखो एलिप्स तो सबको पता है, ऐसे जल्दी से बना दिया। ठीक है ना, राउंड। पैराबोला में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि पैराबोला बहुत तरह से बनता है ना, जैसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर कभी मान लो, क्योंकि पैराबोला ऐसे ही बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है ना, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, या कभी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसा बनेगा, ओके, तो आप क्या करो कि इसमें बहुत सारे वैरायटी हो गए ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार एक वेरिएबल को 0 पुट करो और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू पता कर लो। ओके, तो जैसे हम देखो एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, इफ आई पुट एक्स 0, ओके, तो ये तो 0 हो जाएगा, पी एक्स का वैल्यू निकलेगा 2। तो होता है एक्स 0 कहाँ पे होता है? एक्स 0 होता है, तो एक्स 0 मतलब इधर कहीं पे होगा और यहाँ पे कहीं पे होगा। ओके, तो जब हम एक्स को 0 पुट कर रहे हैं ना, तो देखो पी एक्स का वैल्यू निकलेगा रूट अंडर 2me, और स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस। ओके, तो मतलब ये वाला टर्म होगा रूट अंडर 2me, और ये जो टर्म है ये -2me हो जाएगा। तो ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो अगर मतलब इसका कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे ना, तो x इसका कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा 0 और 2me, और इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा 0 और मतलब 0 और -2me और 0 और +2me। ओके, ये पॉइंट है। ओके, तो ग्राफ x 0 पुट करने पे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, मतलब ग्राफ इस पॉइंट से और इस पॉइंट क्रॉस, हम p को 0 हैं।
को जीरो करोगे ना तो ये टर्म जीरो, एक्स का वैल्यू निकलेगा ई बाई एफ। ओके, तो ई को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया तो एफ ये माइनस आ रहा है तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा। ओके, तो पी देखो जीरो होता है, मतलब पी हमारा वाई एक्सिस में ना, तो पी विल बी जीरो ऑन एक्स एक्सिस। ओके, और फिर जब हम पी को जीरो कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव निकल रहा है, माइनस, इसको जीरो करने पे एफ नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू आएगा माइनस ई बाई एफ। ओके, तो इधर कहीं पे कोई पॉइंट आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनस ई बाई एफ पॉइंट, माइनस ई बाई एफ और जीरो। इज दैट ओके? थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ये पॉइंट है हमारा माइनस ई बाई एफ और जीरो। ओके, तो अब हमें देखो क्लियर हो गया कि ग्राफ इसको इसको और इसको क्रॉस करेगा। ओके, बस इसको क्रॉस कराते हुए पैराबोला बना देना है। ओके, ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे क्रॉस करा बना दो थोड़ा ध्यान से। ओके, तो ये ऐसे पैराबोला हो गया। ओके, तो ये इसका ग्राफ हो गया। ओके, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट फोर्स के अंडर मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ पैराबोला होगा। ओके, तो अब देखो थर्ड केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। या तो देखो दो केसेस हम ऐसे बता दिए ना आपको कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी, देखो इसमें p का पावर 2 था, x का पावर 1, तो ग्राफ का नेचर हमें पता चल गया। इज दैट ओके? तो ऐसे जब भी अगर ऐसा होगा पावर 2 और 1 आ रहा है तो हम ग्राफ का नेचर तो बता ही सकते हैं देख करके। ओके, लेकिन अदर देन 2 एंड 1 आ गया तो फिर आप उसका नेम आप नहीं बता पाओगे। ओके, जैसे मान लो हम कभी कोई इक्वेशन ऐसे दे दिए, y का पावर -2 इक्वल टू x का पावर -3 प्लस, बताओ नहीं जानते हो। ओके, नहीं आपने पढ़ाया हो तो फिर अब उसको आप तो नहीं कर सकते हो ना। केसेस का जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो नाम नहीं पूछा जाता है, ऐसे ये सभी केसेस में आपको बाय नेम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी। इज दैट ओके? इसका एक रिलेटिविस्टिक केस होता है, ठीक है। अभी देखो टाइम कम है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि एक हाई अदर पावर वाला केस बताते हैं, उसका सिर्फ हम नोट थर्ड केस जो है ना लिखवा देते हैं, फिर हम जब डिटेल में लेक्चर डिस्कस करेंगे ना तो वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर होगा हम हायर पावर के एक दो केस आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम, लेकिन थर्ड केस इज एक्चुअली रिलेटेड टू फर्स्ट केस, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी है, तो हम सिर्फ नोट में लिखवा दे रहे हैं। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, फेज स्पेस ऑफ ए रिलेटिविस्टिक मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ऑफ ए, इसमें देखो नॉन रिलेटिविस्टिक बोला गया, इसमें रिलेटिविस्टिक बोल दिया गया। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स इज हाइपरबोला। देखो एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। ओके, अब ऑब्वियसली ये इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट से जाना होगा। बस हम लिख के दिखा देते हैं। देखो इसमें इक्वेशन जब लिखो फेज स्पेस ऐसे लिखा जाएगा, E इज इक्वल रिलेटिविटी में E इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4, ये होता है एनर्जी। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी ऐड करेंगे ना इसमें, तो देखो जैसे कांस्टेंट फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था -Fx, वो यहाँ पे -Fx हो जाएगा। इज दैट ओके? तो अब देखो जब भी किसी इक्वेशन को हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं ना तो रूट हटा करके लिखते हैं। आप जितने भी इक्वेशन आपने पढ़े होंगे ना, किसी में रूट आपने नहीं देखा होगा। ओके, तो रूट हटाने के लिए इसको इधर ले आएंगे। ओके, तो E प्लस Fx हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये आप सभी जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला रिलेटिविटी में इतना होता है, तो ये ध्यान रखोगे कि एनर्जी का ये जो टर्म होता है ना रिलेटिविटी में, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल। ओके, ये कहलाता पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो कोरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी टर्म ऐड कर, हमने ऐड किया है यहाँ। ओके, ध्यान रखोगे, ये मत सोचो सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव ऑलरेडी है तो उसको ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे। So now what we will do is we'll bring it to this side. Okay, तो इसको इधर ले आएंगे तो E प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4 हो जाएगा। इज दैट ओके? तो देखो E प्लस एफ एक्स हो गया, होल स्क्वायर कर दिया हमने। ओके, तो अब आप देखो x इस साइड है और p इस साइड है, दोनों में होल पावर अगर देखो तो 2 है। अब इसको इधर ले आओगे ना, ओके, तो x का पावर, x में ये पॉजिटिव टर्म होगा लेकिन ये इधर आने पे नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो आप सभी जानते हो कि हाइपरबोला ऐसे लिखते हैं ना, x a स्क्वायर माइनस आता है y बाई बी स्क्वायर इक्वल फॉर्म। ओके, तो वही देखो ये आएगा ना तो यहाँ पे। ओके, इसीलिए लिखा गया
फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग अंडर कांस्टेंट फोर्स इज हाइपरबोला। तो चलो लगभग हमने बता ही दिया आपको। ओके, अब हम लोग आते हैं ऐसे देखो और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं इसमें, तो वो हम लोग डिटेल में और डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, एक हम आपको ऐसा केस बताते हैं जहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख पा रहे हो। ओके, ठीक है, मतलब सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है दिया हुआ है लेकिन मान लो हायर दिया हुआ है। ओके, हायर पावर, तो इक्वेशन को देख करके आप नेम ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री बता नहीं पाओगे। ओके, तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे आंसर करेंगे क्वेश्चन को। ओके, नाउ तो हम लोग देखो डिस्कस कर रहे हैं फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री और दो, ओके, इन विच इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री इज नॉट, ठीक है, वेल नोन इक्वेशन। नॉट वेल नोन इक्वेशन का मतलब हो गया पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये सभी नहीं बन रहा है। ओके, कुछ और बन रहा है। ओके, इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब ये व्हाट आई वांट टू टेल इज दैट पावर, इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ, ऐसे इक्वेशन में पावर ऑफ एक्स और पी एक्स, ठीक है, इज अदर देन टू। वन और टू से कुछ और पावर, जैसे -1 हो गया या 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसा केसेस अगर आता है। ओके, तो ठीक है, तो देखो टू आंसर क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सच केसेस, ठीक है, ऐसे केस। ओके, वी फोकस ऑन पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। तो हम लोग देखो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए किस पे फोकस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ पे। ओके, तो अगर ये ध्यान रखोगे, देखो यहाँ पे इफ, नोट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इफ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ इज नॉट गिवन, अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ नहीं दिया हुआ है, देन वी विल हैव टू ड्रॉ इट, तो हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ मतलब ऐसे केसेस में नेसेसरी है, या तो क्वेश्चन में गिवन हो या फिर हमें ड्रॉ करना, देन वी विल हैव टू ड्रॉ पोटेंशियल ग्राफ फर्स्ट। हमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पहले बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी से पहले नेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे सी पार्ट में, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ था लेकिन ग्राफ नहीं दिया हुआ था। ओके, और फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछ दिया कि विच इज द करेक्ट फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री। तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ओके, आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जो बिना क्या कहते हैं ड्रॉ किए हुए भी आप पोटेंशियल ग्राफ बता सकते हो। अगेन दो आई हैव डेवलप्ड, ओके, वो ओके, तो वो मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि टेक्निक यही है, मतलब बहुत साइज टेक्निक अगर बात करें तो यही होती है कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, देन यू कैन डेफिनेटली टेल विच व्हाट द फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री विल बी। ओके, लेकिन इस बार जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, उसमें क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ही दे दिया गया था। ओके, तो उससे बहुत मतलब इजी हो गया था क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल फॉलोइंग
points related to phase space trajectory. ओके, पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही आप ये ध्यान रखोगे कि अदर जितने भी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का ग्राफ बन रहा है ना, उसमें इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री देखो क्या लिखा गया है, इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री हम लोग ऐसे लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है px स्क्वायर बाय 2m और प्लस पोटेंशियल एनर्जी है v ऑफ x. दिस इज द इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री. ओके, दिस इज, और ये हम ध्यान रखेंगे, हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट है. तो दिस इज कांस्टेंट, हम लोग ये केस डिस्कस कर रहे हैं. ओके, क्या है, दिस इज कांस्टेंट. ऑलराइट, देखो क्या लिखा गया है कि हम लोग फोकस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ पे. तो ग्राफ वाला पोर्शन आज हमें लगता है कि टाइम उतना है नहीं, तो हम पूरा बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स हम पहले लिखवा रहे हैं. ठीक है, देखो क्या लिखा है, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी नोट फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेटेड टू फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री. ओके, देखो ये इक्वेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री है, इसमें ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल हो सकता है. ऑलराइट, तो दोनों का सम कांस्टेंट है यहाँ पे. तो अगर एक टर्म लार्ज होगा देन द अदर टर्म मस्ट बी स्मॉल. ओके, तो यहां से देखो फर्स्ट पॉइंट जो हम नोट करेंगे वो ये है कि इफ v of x is large, मतलब is more than of x will be less. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ओके, वो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो ये लार्ज होगा तो ये लेस हो, एंड वाइस वर्सा. ओके, एंड वाइस वर्सा. ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. ओके, कि सिंपल है कि ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तभी तो सम दोनों को कांस्टेंट होगा. ओके, जैसे मान लो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो हमें सम को 15 करना है, तो एक को अगर हम 10 कर दिया तो दूसरे को 5 करेंगे. ओके, अब हम अगर क्या बोलते हैं इस टर्म को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं तो इसको कम करना पड़ेगा ना, 15 ही हमको सम रखना है. मान लो इसको 13 कर दिया तो इसको 2 करना पड़ेगा ना. तो एक टर्म इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा टर्म को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा. ओके, तो इसीलिए कहा गया कि इफ v ऑफ x इज मोर देन v एंड वाई, ये अगर हो गया तो ये मोर हो जाएगा. ओके, अगर आप जानते हो का नेट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, जो नेट नवंबर 2000 क्या था 20. ओके, इसमें जो क्वेश्चन आया ना, उसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ था. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स. ओके, ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. ये ऐसा था शायद ग्राफ. ठीक है, ऐसा. ठीक है, दिस वाज द ग्राफ. और फिर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री का. ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए थे. वो हमें ड्रॉ नहीं करना था फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री. ओके, वो हमें बस देख करके बता देना था कि कौन सा करेक्ट होगा. तो देखो हम ये एक्स एक्सिस है, मान लो हम ए बोल देते हैं और बी बोल बी. ठीक है, हम ये कहेंगे, देखो यहाँ पे जो ग्राफ है ना, दिस इज एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ है ये. इस पॉइंट को हम मतलब क्लियर करने के लिए इस बार नेट का जो क्वेश्चन था उसी का एग्जांपल ले रहे हैं. ओके, तो देखो क्या है कि इसमें हम लोग ड्रॉ नहीं करना है, बस आपको हम बता रहे हैं कि उसमें जो ऑप्शंस बने हुए थे ना, उसको आप कैसे गेस चेक कर लेंगे. ओके, बस एक छोटे से पॉइंट से. ओके, तो देखो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इस पॉइंट पे देख रहे हो ये ग्राफ नीचे ज्यादा नीचे आ गया और इस बी पॉइंट पे जो है ना ग्राफ ऊपर है. तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी एट बी. ये आप क्लियरली लिख सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी एट ए जो है देख रहे हो ग्राफ नीचे ज्यादा है और ये नीचे आया है. ओके, क्योंकि इससे कॉरेस्पॉन्ड एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे आएगा, potential energy at B and this is potential energy at A. ऑलराइट, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी लेस है ना तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा. तो मोमेंटम एट ए जो होगा ना, दैट इज ग्रेटर देन मोमेंटम एट बी. ऑलराइट, तो अब उसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे ना, ओके, वो ऑप्शंस आप देखोगे ना तो बस एक ही ग्राफ ऐसा था जिसमें मोमेंटम एट ए ज्यादा दिख रहा था. ओके, तो देखो हम आपको ये फिगर बना के दिखा रहे हैं. उसमें एक ऑप्शन तो एलिप्स दिया हुआ था. ओके, ऐसा. ओके, इस तरह से दिया हुआ था. ओके, तो इसमें देखो जैसे हम आप जानते हो कि एलिप्स तो ऐसा पोटेंशियल में बनता नहीं है ना. एलिप्स तो बनता है क्या कहते हैं हार्मोनिक पोटेंशियल, मतलब इस हाफ के ग्राफ ऐसा होता है ना जी वर्सेस एक, तो इसका ग्राफ ऐसा
ये पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का तो ग्राफ ये है ना, तो आप जानते हो कि एलिप्स तो बनता है हार्मोनिक पोटेंशियल में, हम लोग अभी अभी डिस्कस किया। ओके, तो एक ऑप्शन एलिप्स दिया हुआ था, वो तो रॉन्ग हो गया। ओके, अब दूसरा ऑप्शन देखो, उसमें जो दिया हुआ था वो ऐसा दिया हुआ था, मुझे जहां तक याद है। ओके, कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ था। ओके, इसमें ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, और इधर ऐसे करके ये कुछ ऐसा बना हुआ था, एक ऑप्शन ऐसा बना हुआ था, और एक ऑप्शन जो है ना इसी का रिवर्स बना हुआ था, ऐसा बना हुआ था। ओके, उसमें ओके, एग्जैक्ट, हम जस्ट एक आइडिया बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो देखो क्या था कि अब हम ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा पी एक्स एक्सिस। देखो इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी। ओके, ग्राफ दिया हुआ था, हमें सिर्फ चेक करना था कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। ओके, तो ये आप ध्यान दो कि हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि ए पे पोटेंशियल एनर्जी लेस है देन पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये ठीक है। तो ए पे मोमेंटम ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी। तो ए पॉइंट यहाँ मार्क किया हुआ है, बी पॉइंट इधर मार्क किया हुआ है। तो देखो ए पॉइंट यहाँ पे हो गया और बी पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये पॉइंट ए है और दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, इन दोनों फिगर में आप देखो यहाँ पे ए मोमेंटम यहाँ पे हायर है, बी यहाँ पे लोअर है। ओके, इसमें बी के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम हायर है। ओके, तो हमें रिक्वायर इसके अकॉर्डिंग, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम एट ए शुड बी हायर। ओके, तो इस फिगर में आप देख रहे हो मोमेंटम एट ए, ये बन रहा है, दिस इज मोमेंटम एट ए। ओके, तो इस फिगर में क्या आ रहा है, मोमेंटम एट ए इज ग्रेटर देन मोमेंटम एट बी, और इस फिगर में आ रहा है मोमेंटम एट ए इज लेस देन मोमेंटम एट बी, इसीलिए ये फिगर करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स द आंसर। ओके, तो बस आप देख रहे हो ये जो क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा गया ना, दिस वाज सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, इसमें सिर्फ ये ध्यान देना था कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेस है। ओके, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट होता है काइनेटिक और पोटेंशियल का। ओके, तो पोटेंशियल अगर लेस होगा तो मोमेंटम हायर हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल लेस था यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो मोमेंटम हायर, बस एक ही ग्राफ में पॉइंट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहा है। तीन या फोर्थ ग्राफ मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, ग्राफ में भी देख लोगे आप, ऐसा कुछ ऑप्शन बन नहीं रहा था। ओके, मोमेंटम एट ए हायर नहीं हो रहा था, उसमें भी लोअर हो रहा था। ओके, तो इसीलिए ये ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी लेस होगा वहां पे मोमेंटम हायर हो जाएगा। ओके, एक दो पॉइंट और हम आपको बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्लासिकल का जो एक और डेमो क्लास होगा। ओके, ठीक है, तो जस्ट एक दो पॉइंट और हम बताते हैं आपको, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। ओके, देखो अगर कभी ऐसा होता है, यहां से नोटिस करो कि कुछ कुछ ग्राफ ऐसे होंगे ना जिसमें आप देखोगे कि मोमेंट पोटेंशियल जो है ना माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। तो देखो इफ दिस पोटेंशियल टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ माइनस लिखोगे तो यह ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो मतलब देखो कि इफ v ऑफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, देन, तो आप ये लिख करके देख लो क्विकली। यहां से देखो E इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, पी एक्स स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिख देते हैं पोटेंशियल में। तो माइनस को इधर ले आओगे तो E प्लस इन्फिनिटी, तो ये बेसिकली इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो ये इन्फिनिटी लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो यहां से देखो LHS इज इन्फिनिटी, तो RHS भी इन्फिनिटी, मतलब मोमेंटम इन्फिनिटी, या ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ से px हम निकालेंगे। अगर देखो px इफ वी कैलकुलेट, ओके, है तो दैट विल बी रूट अंडर 2m, ये 2m और इनटू इन्फिनिटी प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, इन्फिनिटी का रूट करो इन्फिनिटी, तो ये ध्यान रखो कि टेंड्स टू p ऑफ x जो होता है टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ओके, कभी भी अगर ऐसा हो गया तो देखो नेट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस की बात के को टारगेट करके हम ये आपको बता रहे हैं। ओके, अब देखोगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए ना जिसमें आप देखोगे ग्राफ, मतलब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को देखने से ऐसा पता चलता है कि अगर हम कुछ एक्स के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो उस रीजन में हम, जिस रीजन में एक्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, उस पर्टिकुलर रीजन में मोमेंटम का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को भी टेंड करेगा और माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और बताते हैं। ठीक है, ये नोटिस अगर कर लिया, Vx इज मोर
then px will be less, okay, and vice versa. तो पोटेंशियल एनर्जी लेस था तो मोमेंटम हमने बोल दिया मोर हो गया। तो आप देख रहे हो, बस इसको नोटिस करने से क्वेश्चन आंसर हो गया। उसी तरह से इसको भी अप्लाई करोगे ना तो नेट के प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो आंसर हो जाते हैं। ओके, तो बस आपको दो तीन चीजें बस याद रखना है, मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। ओके, यू जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड, यू विल बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ नेट एग्जाम। ओके, नेट एंड गेट, चाहे गेट एग्जाम जो भी हो, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट देखो हम मेंशन कर रहे हैं इससे रिलेटेड, इफ v ऑफ x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, देखो यहाँ पे हमने माइनस इंफिनिटी लगाया ना, कर रहे हैं। ओके, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंफिनिटी को जाता है ना, तो हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं बैरियर। ओके, तो ये बन जाता है इनफाइनाइट बैरियर। चाहे वो क्लासिकल में आप डिस्कस कर रहे हो या क्वांटम में, पोटेंशियल जब भी इंफिनिटी हो गया ना तो उसको इनफाइनाइट बैरियर बोलते हैं। प्लस इंफिनिटी हुआ तो ये ध्यान रखोगे, माइनस इंफिनिटी को नहीं बोलते हैं, प्लस इंफिनिटी को। सो इफ पोटेंशियल इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट बैरियर। और इनफाइनाइट बैरियर को चाहे वो क्लासिकल पार्टिकल हो या क्वांटम पार्टिकल हो, दोनों में से कोई भी क्रॉस नहीं कर पाता है। ओके, तो देखो क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट बैरियर है, इधर से कोई पार्टिकल आ रहा है, तो उस बैरियर को पार्टिकल कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, पार्टिकल रिटर्न होगा। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, तो वो रुक पहले होगा तो मोमेंटम जीरो होगा। ओके, और फिर रिटर्न होगा तो मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा इसमें, p ऑफ x बिकम्स जीरो एंड देन, ठीक है, चेंजेस साइन। मतलब इसका मतलब होगा पार्टिकल, इसका मीनिंग ये है, फिजिकल मीनिंग ये है, पार्टिकल रिटर्न्स। ओके, पार्टिकल रिटर्न होगा। मतलब देखो इस तरह का केस होगा, अगर हम इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, जैसे मान लो ये v ऑफ x वर्सेस x का ग्राफ है, और ग्राफ में आपको दिख रहा है कि ये ऐसे इधर जा रहा है, तो ये बढ़ेगा ना, ये आप इसको लेते जाओगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग अगर आप मोमेंट फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी देखेंगे ना, इफ यू सी द फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ग्राफ, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ओके, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, x एंड दिस इज px। सो इफ यू लुक एट फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी ग्राफ इट विल लुक लाइक दिस, कि जैसे ये देखो पॉजिटिव अभी मोमेंटम है, फिर ये जीरो हो गया। ओके, तो क्योंकि इनफाइनाइट बैरियर की तरफ ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है ना पोटेंशियल का ग्राफ, तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा एक्स की तरफ, इसका मोमेंटम कम होता जाएगा। इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप कि देखो ये पोटेंशियल ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो आपको बताया गया पोटेंशियल अगर मोर हो जाएगा तो मोमेंटम लेस हो जाएगा, तो ये मोर एंड मोर होता जा रहा है, तो ये लेस एंड लेस होता अल्टीमेटली हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ से फिर होगा का मतलब पार्टिकल रुक गया वापस, फिर ये ऐसा कुछ। तो जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी अगर आपको ऐसा पोटेंशियल ऊपर जाता हुआ दिखा ना प्लस इन्फिनिटी के साइड, तो उस रीजन में आप मोमेंटम फेज पे स्ट्रेट ऐसे टर्न होता हुआ जरूर दिखेगा। ओके, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो हम बता रहे हैं, इस ये जो अभी हम बताए थे ना, ये वाले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये जानते हो ऐसा होगा, देखो जैसे v ऑफ x और वर्सेस x, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला गया, v ऑफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो जैसे इसमें ऊपर बनाया ना ये ग्राफ, ऐसे नीचे बना देंगे ऐसे। ओके, देखो ऐसे, तो जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है आप देख रहे हो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये स्टैंडिंग माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसा जब भी सिचुएशन रहे हैं, ओके, सिचुएशन, तो इसके ऐसे दिखेगा। ओके, p ऑफ x वर्सेस x। ओके, तो देखो इसमें क्या बोला गया, p ऑफ x विल टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ से p ऑफ x ऐसे प्लस की तरफ भी जाएगा और यहाँ से ऐसे माइनस की तरफ भी जाएगा। ओके, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे फेस एरो बनाओगे ना, तो एरो देखो यहाँ नेगेटिव मोमेंटम है, एरो की टेंडेंसी माइनस एक्स की तरफ होगा, और फिर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम है, एरो की टेंडेंसी प्लस एक्स की तरफ होगा। ओके, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, यू विल डेफिनेटली सी दिस। ओके, तो जब भी आप ध्यान रखोगे पोटेंशियल में आपको ऐसा ग्राफ दिख गया, ओके, इस तरफ नीचे जाता हुआ, ओके, तो फेस पे ट्रेजेक्टरी ऐसा जरूर दिखेगा। ऑलराइट, क्योंकि ये आप देख रहे हो ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है और नीचे की तरफ ऐसे की तरफ जा रहा है। एरो को ये नहीं कह ऊपर आ रहा है, मतलब ऐसे कहोगे कि एक्स आगे बढ़ेंगे ना तो ओके, तो ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है और ये पोर्शन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ओके, तो व्हेनेवर ध्यान रखेंगे
पोटेंशियल गोज टू माइनस इंफिनिटी, फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी गोज टू प्लस एंड माइनस इंफिनिटी। तो देखो हम पोटेंशियल से रिलेटेड आपको 3 पॉइंट्स बताए, जहां पोटेंशियल लेस होगा वो मोमेंटम हाई होगा, ओके, और एंड वाइस वर्सा। पोटेंशियल अगर माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है तो मोमेंटम टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, लेकिन पोटेंशियल अगर प्लस इंफिनिटी को टेंड कर गया तो इट इज इनफाइनाइट बैरियर, मोमेंटम जीरो होगा और पार्टिकल रिटर्न होगा, ओके। मतलब प्लस से फिर माइनस की तरफ रिटर्न होने का मतलब ये हुआ ना कि पार्टिकल इधर जा रहा था तो पॉजिटिव मोमेंटम था, रिटर्न हुआ तो नेगेटिव हो गया, तो इसीलिए मोमेंटम प्लस से माइनस हो जाएगा, ऑलराइट। और वापस मतलब रिटर्न होने का मतलब एक्स का वैल्यू कम होगा, वापस ग्राफ जो है ना ठीक है। पॉइंट्स हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ओके। इसी को यूज करके आप देखोगे नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं, ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस वो सॉल्व हो जाते हैं, ओके। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट हम बता देते हैं, क्योंकि जैसे आप डेमो क्लास भी अटेंड कर रहे हो सकते हैं, तो कुछ तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड, जैसे पोटेंशियल का आप ग्राफ बनाते हैं, ओके। पोटेंशियल हमने बताया ना कि एग्जैक्ट फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करने के लिए डिफिकल्ट केसेस में जहां पे एक्स का पावर अदर देन 1 एंड 2 आ जाता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाना पड़ेगा, ओके। लेकिन मान लो आप ग्राफ नहीं भी बनाते हो ना, तो अगर आपको ये पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाने में कहीं पे मिनिमम आएगा, ओके, मिनिमम हम बिना ग्राफ से, ओके, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन से बता नहीं आएगा, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में कहीं पे मिनिमम दिख गया ना, उस रीजन में क्लोज लूप्स जरूर बनेंगे, ओके। ये देखो ऐसा क्यों होता है, अभी हम लोग देखो डिस्कस कर रहे थे ना कि हार्मोनिक ऑसिलेटर, देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल हम लोग ऐसे लिखे थे हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ आप बनाओगे ना पोटेंशियल का, वी ऑफ, ये वी ऑफ एक्स था, ठीक है, तो वी ऑफ एक्स वर्सेस एक्स आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ देखो ऐसा बनता है, इधर और इधर, ये पैराबोला है, ओके, क्योंकि v का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो ये पैराबोलिक पोटेंशियल है बेसिकली। दिस इज, इस पोटेंशियल को आप क्या बोल सकते हो, पैराबोलिक पोटेंशियल। कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो थोड़ा करना रहे कि जैसे मतलब एग्जाम में कंफ्यूज के पार्टिकल अगर सिमुलेटर है, ओके, तो उसका फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी इलिप्स होता है। एग्जाम में मान लो ऐसे पूछ दिया गया, पार्टिकल इज मूविंग अंडर पैराबोलिक पोटेंशियल, व्हाट इज द फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, तो आप सोचोगे आप हम पैराबोलिक पोटेंशियल तो पढ़ के आए ही नहीं, ओके, हम तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ के आए, पैराबोलिक कहां से आ गया, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कुछ लैंग्वेजेस चेंज हो सकते हैं एग्जाम में, जैसे देखो v का पावर 1 है, x का पावर 2 है ना, तो इट इज कॉल्ड पैराबोलिक पोटेंशियल, ओके। सो पैराबोलिक ये क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला होता है, ओके। तो इसका फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एलिप्स है ना, इट्स फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी यहाँ पे देखो ड्रॉ किया गया था, इट इज एलिप्स, थोड़ा अच्छा बना लोगे, ठीक है, ऐसे एलिप्स है, ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज px, राइट, ठीक है। तो ये इसका ट्रेजेक्टरी है। तो देखो यहां से हम एक कंक्लूजन आपको बताएं, ये पॉइंट ये मिनिमम है, तो ये आप कहोगे कि इस पोटेंशियल एनर्जी में एक मिनिमम आ रहा है, ओके, मिनिमम आ रहा है ना, मिनिमम। तो आप देख रहे हो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी क्लोज लूप है, ओके। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पैराबोलिक पोटेंशियल के लिए ट्रू है, दैट इज नॉट नेसेसरी, ये किसी भी पोटेंशियल के लिए ट्रू है। अगर आपको पोटेंशियल के ग्राफ में पता चल गया ना कि मिनिमम है, तो समझ लो कि क्लोज लूप फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी में होगा, चाहे एक लूप हो, 2 लूप हो, चाहे 4 लूप हो, ओके, मगर कुछ क्लोज लूप जरूर होंगे, ओके। तो ये एक लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट आप नोटिस कर लो, आज का लास्ट पॉइंट है, फिर हम अदर क्लास में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो इफ v of x has हम तो आप जानते हो मैथमेटिक्स से सेकंड, so if x has minimum, a minimum, okay, then phase space trajectory will definitely have, okay, some closed loops, ठीक है, फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी में कुछ डेफिनेटली क्लोज लूप्स होंगे, इज दैट ओके। तो मतलब कभी कभी अगर ऐसा हो गया ना कि जैसे मान लो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी, जैसे नेट एग्जाम की बात करें तो उसमें भी ऐसा पूछा गया, ओके, कि 4 ऑप्शन दिए, देखो एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे कुछ क्लोज लूप्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे कुछ लाइंस ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कुछ क्लोज लूप्स बने हुए हैं, ओके,
क्लोज लूप्स बने हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम नेसेसरी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल दिया हुआ होगा ना उसका x इक्वल टू 0 पे देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है या नहीं। मतलब हम चेक करेंगे कि पोटेंशियल में मिनिमम है या नहीं है। तो पोटेंशियल में अगर मिनिमम नहीं होगा ना तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि यहाँ पे क्लोज लूप्स नहीं बन सकते हैं। ओके, और अगर पोटेंशियल में मिनिमम है तो वहां पे क्लोज लूप्स बनेगा। इज दैट ओके? तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ v ऑफ x मिनिमम देन फेज क्लोज लूप्स। तो आप इन 4 पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑफ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी सॉल्व कर सकते हो, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो। ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कुछ फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी को और डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर कुछ एक और डेमो क्लास होगी क्लासिकल मैकेनिक्स की और एक ईएमटी की। ठीक है, टुमारो डेमो क्लास जो होगी वो मैथमेटिकल फिजिक्स की होगी और ईएमटी की होगी। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इलेक्ट्रॉनिक्स की डेमो क्लास होगी। ओके, थर्ड डे, आज फर्स्ट डे है ना, थर्ड डे इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, हमने जूम पे तो क्लास लगाया लेकिन किसी ने नहीं। No, sir. यस Sir, will study materials be provided to us in this course? प्रोवाइड हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल। ओके, sir. जैसे मतलब वंस यू रजिस्टर एंड आफ्टर पेमेंट यू मेक द फुल पेमेंट। ओके, देन स्टडी मटेरियल विल बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर। ओके, Okay, sir. सर क्लास की टाइमिंग्स क्या रहेंगी? देखिए जैसा कि हम आपको बताया ना कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ओके, जिसमें बेसिक प्लस एडवांस दोनों है, तो अगर आप सब कुछ देखें तो ये कोर्स काफी वास्ट हो जाता है। ओके, तो मिनिमम हमें 5 to 6 क्लास पड़ेगी एवरी डे। ओके, कभी कभी बाई चांस अगर हमें लगे थोड़ा स्लो, कभी कर सकते हैं। ओके, तो अब आप मान के एक्चुअली चलिए। सर मैं हाँ, तो देखिए अगर 6 हेलो आवर्स की क्लास, यस ये सर टाइमिंग्स पूछा था, मतलब मैं हम ड्यू में क्लास चलती है मेरी तो 9 हाँ to तो 3 चलती है क्लासेस तो। हाँ तो जनरली देखिए क्या है कि हम मॉर्निंग में आपका 7 to 9 लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको घर से कहीं जाना तो नहीं है ना, तो आप डीयू का क्लास भी तो घर पे ही अटेंड कर रहे होंगे। तो 7 to 9 मान लो हम मॉर्निंग में लगा दिए क्लास। ओके, फिर इवनिंग में हमें यहाँ से 2 आवर्स मिल गए। ओके, हमें 6 आवर्स चाहिए। ओके, तो इवनिंग में अगर हम आपकी क्लास लगाते हैं सपोज करो 3 to 7, बीच में गैप भी रहता है, मान लो 3 to 7 या 7:30 अगर हम ऐसे लगा दें। ओके, तो ये हमारे पास 6, यहाँ से 4 आवर्स मिल जाएंगे, बीच में थोड़ा गैप दे देंगे। ओके, तो यहाँ से 4 आवर्स, यहाँ से 2 आवर्स, तो 6 आवर्स हो जाएंगे। ओके, तो जनरली ओके सर। इस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, बीच में जो, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है ना डीयू में, एचसीयू में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है। ओके, तो बहुत लोग फर्स्ट ईयर एमएससी या सेकंड ईयर एमएससी के स्टूडेंट भी ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर लेते हैं। ओके, तो थोड़ा उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ओके, सर जूम पे क्लास करना ज्यादा इजी पड़ रहा है, अब से इसी में ही क्लास कराएंगे ना? देखिए आप लोग जो कहेंगे ना हमें देखना नहीं होता है। देखिए हम तो पढ़ा रहे हैं, हमारे पास जो स्क्रीन है उसमें दोनों में क्लियर दिख रहा है। ओके, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि डायरेक्ट यहाँ से हमारे तो हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आप लोग को जो भी बेटर लगेगा उसी पे क्लास चलेगी। ओके, अगर आपको लगता है जूम पे ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है तो जूम पे ही क्लास चलेगी। ओके, ओके सर, ओके सर। जो अभी क्लास चल रही है डेमो, इसका भी क्या वीडियोस तभी भी अपलोड हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ, ये सभी का डेमो का भी अपलोड हो जाएगा। ओके सर। सभी लेक्चर्स जो है ना, जितने भी हम लोग लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं ना, उसमें कोई भी लेक्चर मिस नहीं होता है। ऑल लेक्चर्स बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ओके, लेकिन आफ्टर 4 आवर्स। ओके, कुछ इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है। 6:30 पे एंड हो रही है ना, तो आफ्टर अराउंड 10:30 अवेलेबल होगा। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ लोग यहाँ पे कमेंट में लिखे हुए हैं।
अच्छा देखो, जैसे वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड कि अगर हम लोग अभी एनरोल करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बाद में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस मतलब कंटिन्यू होंगे कि नहीं? हो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडमिशन लिया जा रहा है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे। ओके, अगर जैसे आप में से कुछ लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे दिल्ली के हैं या आसपास के हैं, ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से हम कन्वर्ट करना चाहें, तो वो भी हम देंगे। स्टार्ट होने करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सब। ओके, स्पेस ट्राजेक्टरी है वो अभी मतलब कि फुल कोर्स में जो कराएंगे तो फिर से रिपीट होगा? ये आज हम जो बताए ना आप लोग को, कुछ चीजें स्किप कर करके बताएं, बहुत कुछ नहीं बताया ना, ठीक है? तो थोड़ा जैसे क्या बोलते हैं, थोड़ा और डिटेल्स में ये सभी चीजें भी बताई जाएगी फेस, ठीक है? ये तो डेमो क्लास है, तो हमने थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज कर लिया जो मतलब आप लोगों को भी थोड़ा ठीक लगे, है ना? तो सभी कुछ डिटेल में बताया जाएगा। ओके, अभी इसमें, क्योंकि अभी इसमें जानते हो एटलीस्ट 4 आवर्स का लेक्चर और इसमें बचा हुआ है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी में, एटलीस्ट 4 आवर्स का। ओके, और अगर हम असाइनमेंट डिस्कशन इंक्लूड करें ना तो 6 आवर्स इसमें और लग सकता है। ओके, क्योंकि अभी इसमें जानते हो आपको डिसिपेटिव सिस्टम नहीं बताया गया। ओके, तो एक बात कर रहे थे ना अभी कि हमें पोटेंशियल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अभी जो 4 पॉइंट्स हम आपको बताए ना, उससे क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है। आपको ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। ओके, लेकिन बाय चांस कभी अगर ये 4 पॉइंट से नहीं पता चल रहा है ना, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो वो हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी बताते हैं, कैसे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ऑल दोस थिंग्स वी डिस्कस हियर। ओके, और जैसे अभी हम एक चीज बताए थे ना कि अगर v of x is proportional to x to the power n, ओके, तो हम आपको डायरेक्ट बता दिए ना कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू e to the power 1/2 प्लस 1/n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वांटम में भी यूज होता है। ओके, तो ये सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन भी हम बताएंगे कि एग्जाम में क्या है, सारे फॉर्मूले, तो इसीलिए जरूर में रखना चाहिए। बाई चांस अगर आप भूल गए ये फॉर्मूला, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन आप भूल गए, तो आपको मतलब उसको रिकॉल करना आना चाहिए कि हम भूल भी गए तो हम रिकॉल कैसे करें कि क्या था फॉर्मूला। ओके, तो इसीलिए सभी चीजें डायरेक्ट नहीं बताई जाती है। ओके, क्लासरूम का मतलब यही होता है कि मेनी थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड आल्सो इन डिटेल्स। ओके, पूरा डेरिवेटिव। यस, Hello, sir. यस। Sir, you have told about the dimension of phase space. So, can you repeat it? देखो, डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस में क्या हो रहा है कि हम लोग कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं और प्लस मोमेंटम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? मोमेंटम, तो कोऑर्डिनेट और मोमेंटम यूज करोगे ना, तो जैसे कोऑर्डिनेट एक्स होता है तो मोमेंटम हो जाता है। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम अगर होगा ना तो भी होगा। और ओके, तो अब दो स्पेस का प्लस मोमेंट, दो कोऑर्डिनेट हो गया, दो मोमेंटम, तो टोटल 4 वेरिएबल्स हो गए ना, तो फेज स्पेस का डायमेंशन जो होगा वो 4 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम ये कह रहे थे कोऑर्डिनेट में अगर दो, इफ यू आर यूजिंग 2 कोऑर्डिनेट्स, then you will also be using 2 momentum, so total dimension of phase space will become 4. Okay, so suppose जैसे statistical mechanics वगैरह में होता है ना, we use suppose n variables. Okay, we use n variables, so in that case dimension of phase space will become 2n. Okay, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे उतना ही मोमेंटम भी हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस विल बिकम ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट वी आर यूजिंग। ओके, So here x and px is 1 degree of freedom, and y and py twice then 2 into degree of freedom, right? Okay. Thank you. हेलो सर। यस सर, जैसे कि आप बोले कि अभी बेसिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम्म बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं है हमारे, जैसे 12th के टाइम हम्म एचसी वर्मा बुक को ठीक से सॉल्व नहीं किए थे, तो आप रेफरेंस में वो बुक को भी बोले। तो आप जब क्लासिकल और ईएमटी पढ़ाएंगे तब हमें साथ साथ एचसी वर्मा को भी एक बार और अच्छे से लगा लेना चाहिए क्या? नहीं, डेफिनेटली अगर आप एससी वर्मा, क्योंकि इस बार जो देखो क्वेश्चन जो पूछे गए हम आपको क्लियर बता रहे हैं, ठीक है? आई कैन शो यू इन एससी वर्मा बुक ऑल्सो। इस बार जो है ना एससी वर्मा की बुक से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे ईएमटी में, 4 क्वेश्चन, ठीक है ना? 4 क्वेश्चन इन ईएमटी, ठीक है? फ्रॉम 4 क्वेश्चन थे, देखो था ना ऐसे एक चार्ज क्यू, यहाँ पे क्यू क्यू क्यू,
ठीक है, ये क्वेश्चन एससी वर्मा में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन था जो आपका कोई भी बैटरी कितना वर्क करता है किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में, वो क्वेश्चन। फिर एलसीआर सर्किट में क्या कहते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन ऐसा था कि करंट विल डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ओनली, ओके, तो दैट वाज क्वेश्चन ऑफ 12th लेवल एक्चुअली, ओके। और एक क्वेश्चन था कैपेसिटर को वाटर में डाल दिया गया तो वाटर कितना राइज करेगा, ओके। दैट वाज एक्चुअली सॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ एससी वर्मा। एससी वर्मा की बुक में देखोगे ना, वो सॉल्व किया हुआ, आई थिंक लास्ट प्रॉब्लम है वो कैपेसिटर चैप्टर का, ओके। तो समझ लो कैपेसिटर से ही आ गया, ओके। क्या बोलते हैं, में कूलॉम्स लॉ से था। इत्तेफाक की बात ये है ना, देखो मतलब इट इज जस्ट ए कोइंसिडेंस कि ये जो 4 क्वेश्चंस पूछे गए ना, ऐसे 4 क्वेश्चन आपको ग्रिफिथ की बुक में नहीं मिलेंगे, ओके। ऐसा होता है ना कि मान लो हम ये कहते हैं कि सर वो तो एससी वर्मा में है लेकिन ग्रिफिथ की बुक में भी तो है सर ऐसा क्वेश्चन, तो हम ग्रिफिथ से क्यों नहीं पढ़ लेंगे, ओके। तो मतलब इट इज जस्ट मैटर ऑफ चांस कि ऐसे क्वेश्चन ग्रिफिथ की बुक में नहीं है जो एमएससी लेवल की बुक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे, ओके। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। यस, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे सर? जेस्ट और टीआईएफआर के डिफिकल्टी लेवल के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? हम लोग? देखो जो यहाँ पे कराएंगे ना वो क्वेश्चंस, वो के क्वेश्चंस भी कराएंगे साथ में, ओके। इनफैक्ट उससे कुछ हम ज्यादा डिफिकल्ट करा देंगे। ड्यूरिंग प्रिपरेशन असाइनमेंट वगैरह आप करवाएंगे? वो तो करवाएंगे, हम लोग करेंगे। Yes. एक बार एक एक करके सॉल्व करना ये जरूरी है क्या सर? नहीं, एससी वर्मा क्या जानते हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो उतना टाइम भी नहीं है आपके पास, ओके। क्योंकि आप कई चैप्टर्स ऐसे हैं ना उसमें बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके। जैसे मान लो हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जांपल देते हैं, उसमें आप देखोगे अराउंड 90 क्वेश्चन है, 90 या 98 क्वेश्चन है, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन जैसे इस बार आया था, वो जो एलसीआर सर्किट वगैरह है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही टॉपिक है, ओके। तो क्या कहते हैं, उतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हम आपको कुछ क्वेश्चन मार्क करवा सकते हैं, ओके। या उसी लेवल का हम या ऐसा करते हैं कि एससी वर्मा हम ऐसे लिख देंगे आपको, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे तो दैट विल बी गुड एनफ, ओके। हेलो सर। यस सर, मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट स्पेस को टुगेदर फेज स्पेस कहा जा रहा है, तो ये क्यों फेज स्पेस नाम दिया गया है इसका? फेस क्यों कहा जा रहा है? देखो फिजिक्स में जानते हो क्या है कि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसका कोई डायरेक्ट मतलब रेलेवेंस नहीं होता है, ओके। तो मतलब इसमें जो फेज स्पेस हम लोग बोल रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट और मोमेंटम को फेज स्पेस, ये हम इसका एक लॉजिक सकते हैं, मगर हो सकता है कि जरूर इंट्रोड्यूस किया हो, ओके। देखो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह पढ़ते हैं ना, ओके। व्हेन यू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो उसमें ऐसा लिखा रहता है e⁻ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का फॉर्मूला आयोटा k.r माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं ना, ओके। तो इसमें देखो k जो है ना, k एक्चुअली मोमेंटम से रिलेटेड होता है, ओके। तो यहाँ पे ये जो ये टर्म जो है वो फेज इसको बोलते हैं, दिस इज फेज, इज दैट ओके। तो एट एनी इंस्टेंट जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं ना फेज स्पेस का, तो उसका मतलब ये होता है कि सपोज एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इट, ओके। तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इनको हमने फेज कर दिया, ओके। फेज टर्म बेसिकली फिर डॉट आर है ना, क्वांटम पढ़ते हो, इस एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी बन जाता है, डॉट आर हो जाता है। तो दिस बिकम्स एक्चुअली पी कोऑर्डिनेट, और ये मोमेंटम और कोऑर्डिनेट वो यहाँ पे फेज में आ रहा है, दिस इज फेज। तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि फेज, ये जो टर्म है ना k.r माइनस ओमेगा टी, दिस होल टर्म इज एक्चुअली कॉल्ड फेज। किसी भी वेव का ये फेज कहलाता है, ओके। तो फेज ऑफ ए वेव कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम, ओके। तो हो सकता है इससे रिलेट करके कुछ रीजन रहा हो, ओके, उसको फेज, इसलिए फेज स्पेस बोला जा रहा है। लेकिन जानते हो फिजिक्स में हम कि आप जरूरत नहीं होती ही क्यों कहा, जैसे हम आपको कुछ 2-3 एग्जांपल देते हैं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आप पढ़ते हो ना, I(x(y), ओके। इसका फॉर्मूला होता है समेशन माइनस mi(xi) और yi, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ओके। ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन आप ये हमसे पूछते हो ना कि इसको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ही क्यों कहते हैं, ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया,
ओके तो इसका कुछ रीजन नहीं है, इसका कुछ मतलब ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है। ओके उसी तरह से समझ गए ना। तो मतलब कुछ ऐसे भी चीजें हैं फिजिक्स में जिसका उसके नेम से कोई मतलब नहीं है। ओके just it is better to just notice it as a term. okay प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को अगर हम जानते हो भी बोल देना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके इस वर्ड उस नॉट ई और प्लस पी जो आप ईएमटी में पढ़ते हो, तो इसमें इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का थोड़ा सा हिस्टोरिकल रीजन है, देयर इज स्लाइट हिस्टोरिकल रीजन। ओके लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ओके देयर इज ए स्लाइट हिस्टोरिकल रीजन, मगर कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वगैरह से कुछ रिलेटेड नहीं है ये। ऑलराइट तो बहुत सारी चीजें ऐसी है फिजिक्स में जिसका नेम वाइज अगर उसको एनालाइज करेंगे ना तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलता है। ओके कई मिसनोमर भी हैं। ओके जैसे आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे ना तो क्वांटम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखते हो आप, डेल प्लस 2m और डिवाइड स्क्वायर। ओके फिर e माइनस v। ओके दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है ना, ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब आपसे हम पूछते हैं यहाँ पे व्हाट इज v हियर, v क्या है बताइए आप? पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है? तो देखो इसमें क्या होता है सर, पोटेंशियल है। हाँ तो देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें जैसे आपने क्वांटम में पढ़ा होगा पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वेल, ऐसे लिखते हैं पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वेल, है ना, इस तरह से वर्ड यूज होता है। या फिर क्वांटम में पढ़ते हो हार्मोनिक पोटेंशियल, पोटेंशियल, तो हर जगह क्वांटम पोटेंशियल, लेकिन एक्चुअल में तो फिजिक्स में ये बताया जाता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होना नेसेसरी है। ओके तो ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगा। ओके ये अदर देन एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके तो ध्यान रखोगे ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। वी कॉल इट पोटेंशियल, तो हम लोग इसको पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना, तो आप ग्रिफिथ की बुक में क्वांटम मैकेनिक्स जो ग्रिफिथ की है उसमें लिखा हुआ वी कॉल इट पोटेंशियल। ओके लेजीली ऐसे ही, और उसमें फिर मेंशन भी क्या है कि इट इज मिसनोमर। मिसनोमर मतलब कि इसका नाम से और इसके इंपॉर्टेंस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके तो फिजिक्स में जानते हो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब जिसका एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन अगर हम करने लगे ना कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है वो नेसेसरी नहीं है। ओके तो नेम का कई जगह पे इंपॉर्टेंस नहीं है फिजिक्स में। ऑलराइट ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में बार बार पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक पोटेंशियल, डेल्टा पोटेंशियल ऐसा वर्ड यूज होगा, मगर पोटेंशियल बोलते हैं होता है एनर्जी वो भी। ओके पोटेंशियल एनर्जी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? EM आप पढ़ाएंगे? हाँ ये ओके ओके हम पिछले कई साल 8-9 साल से पढ़ा। ओके एनीथिंग एल्स? सर जैसे आप पढ़ाते रहते हैं तो इस बीच में क्या मतलब कि डाउट ऐसे पूछ सकते हैं ना बीच में, मतलब कि हाँ हाँ बीच में पूछ सकते हो। ये जूम क्लास में जैसे चल रही है ना क्लास, तो बीच में पूछ सकते हो डाउट। ओके इंटरप्शन। ओके सर। हेलो नहीं थोड़ा मतलब जैसे आपको लगता है ना कि बहुत ही मतलब ऐसा होता है एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसको नहीं समझ रहे हो उससे समझने में मदद हो रही है तो जरूर पूछ लिया करो। ओके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि जैसे हमने एक पोटेंशियल हमने बताया, जैसे मान लो हमने आपको एक्सप्लेन किया v ऑफ x v इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताया। ओके अब आपके माइंड में आ रहा है कि अगर के एक्स क्यूब हो जाएगा तो क्या होगा। ओके तो फिर आप इतना वेट कर सकते हो कि जब हम एक्स स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर आप एक्स क्यूब का पूछ सकते हो। ठीक है तो या सर डिस्टरबेंस नहीं होगा। एनीथिंग एल्स? ठीक है, अगर आप लोग नहीं इसमें कुछ आप Thank you, sir.
अच्छा, one student has written, can you speak English? Okay, see, actually many students are from Hindi background, speaking background actually. So we generally teach, you know, in mixed language. Okay, हम लोग we use sometimes Hindi and sometimes English. Okay, तो दोनों mixed type में हम लोग teach करते हैं, ठीक है। पूरा हिंदी भी बोलने की आदत नहीं है, okay, क्योंकि फिजिक्स तो आप इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, okay, तो mixed रहेगा हमेशा, okay, Yes, sir. ठीक है, थैंक यू वेरी मच।